न्यूज 18 इंडिया। आप खुद एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं? मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता हूँ वैसे। क्यों? आपको मतलब उसकी वो वजह से पता नहीं, आई थिंक मेरे पापा ने बहुत दूर रखा मुझे एस्ट्रोलॉजी से। ऐसा क्यों? वो उनको लगता था कि कर्म जो है, अपने कर्म से आप कुछ भी बदल सकते हैं। हम्म। और अगर उनको लगता था कि अगर ये क्रच या फिर इस के सहारे आप कुछ ज़िंदगी में इस पे डिपेंड करेंगे तो आप खुद कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो आई थिंक शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, जब आप अपने कर्म से, अपनी मेहनत से उनका मानना है कि तकदीर बदल सकते हैं। वही सीख उन्होंने मुझे दी थी। लेकिन हाँ, अलग अलग टाइम पर मार्गदर्शन किया है उन्होंने मेरा। जब कॉलेज के एग्जाम खत्म हुए थे, मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। आपको एक कहानी में बता चुका हूँ। धक्के मार के? हाँ, धक्के मार के। मतलब लोग भागकर एक्टर बनते, मुझे भगाया गया था कि जाओ एक्टर बनो। ये टिकट पकड़ो, ये बैग है आपका, अब चंडीगढ़ छोड़ के मुंबई चले जाओ, यहाँ पे आपका कुछ नहीं हो सकता। तो वो ऐसा बाप मिलना ही बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली आपको उस समय, अब आजकल फिर भी जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, उनको एक तरह का प्रोत्साहन मिलता है घर वालों की तरफ से, क्योंकि काफ़ी एवेन्यूज़ खुल चुके हैं। उस समय नहीं मिलता था, और उस समय ये ऐसा करना बहुत बड़ी बात थी। और मेरे नाम में डबल एन और डबल आर जो है, वो मेरे पापा ने ही जोड़ा है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। शुरू से यही मेरी स्पेलिंग्स है। बट ओवरऑल जैसे उन्होंने स्कूल के सर्टिफिकेट में भी डबल एन और डबल आर है, तब कोई नहीं चेंज करता था अपनी स्पेलिंग्स। लेकिन पर स्कूल में कोई पूछता नहीं था ये क्यों लगाया है? सबको पता था पापा एस्ट्रोलॉजर है, तो इसलिए लगाया। तो आई थिंक जो उन्होंने बोला वो मानता चला गया। बट एक होनहार बेटा बना मैं उनका, और बहुत आई थिंक इस बात पे मुझे बहुत गर्व है। वो मुझे श्रवण पुत्र बोलते थे। आई थिंक जब उनका आखिरी मैसेज भी यही था कि तुम मेरे श्रवण पुत्र हो। सो इनकी ब्लेसिंग्स हैं जो भी हैं। अब उनकी डांट याद नहीं आती? उनकी डांट, बहुत डांट खाई है। और मैं इंट्रिंसिकली जो है, मैं इतना एम्बिशियस नहीं हूँ। मेरे अंदर एम्बिशियस डाला गया है मेरे पिताजी द्वारा। अगर वो नहीं इनकरेज करते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। मैं बहुत ही लेट बैक, थिएटर करने वाला, शाम को दोस्तों के साथ चाय पे बैठ जाओ। मेरा एम्बिशन था नहीं कुछ ज़िंदगी में, तो उन्होंने एम्बिशन इंड्यूस किया है मेरे अंदर। कविता भी करते हैं आप? ये जब हम थिएटर किया करते थे तो हम खुद ही अपने डायलॉग्स लिखते थे, कविताएं लिखते थे। तो एक होलसम एक्सरसाइज थी जब हमने कॉलेज में थिएटर किया था। कविताएं तो मतलब जैसे अपने पापा की डांट याद नहीं आती, मैं इस पर लिखा था कि बचपन में पापा की पाबंदियों को तोड़ने में बहुत मज़ा आता था, और बड़े होकर खुद पर लगाई पाबंदियां तोड़ी नहीं जाती। कोई कविता याद आपको? ऐसे टॉप ऑफ द माइंड, मैं भी रिसेंटली पुराना घर जो हमने बेच दिया है पंचकुला में, वहाँ पर एक छत है हमारी, उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा था कि बचपन में हमारे घर की छत के ऊपर एक छोटी छत हुआ करती थी। हमारे घर की छत के ऊपर एक छोटी छत हुआ करती थी, जिस पर पहुंचने के लिए कच्ची सीढ़ी से होकर जाना पड़ता था। और उस कच्ची सीढ़ी से हम चढ़ तो आसानी से जाते थे, लेकिन उतरने में डर लगता था। और ये इश्क भी शायद वैसा ही है। अब भी डर लगता है कच्ची सीढ़ी? देखो, रोडीज में था तो इतना डर नहीं लगता मुझे। एक्शन हीरो भी किया था तो फिर हाइट से इतना डर नहीं लगता मुझे पानी से डर लगता। मैं बचपन में डूब गया था एक बार। कैसे? मतलब स्विमिंग सीखते सीखते डूब गया था, तो उसके बाद मैंने ट्राई नहीं किया कभी। स्विमिंग अभी तक स्विमिंग नहीं आती आपको? अभी तक फ्लोट मतलब बचा सकता हूँ अपने आप को, पर ये एक चीज़ है, मैं सीखना चाहता हूँ। ये बताइए, ये जो डर होता है एक एक्टर का, जैसा आपने कहा कि क्रिटिकली एक्लेम मिल जाना चाहिए अगर सक्सेस नहीं मिल रहा है, लेकिन ये तो डर रहता है ना कि ये सब जो अभी लोग पसंद कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दिन कोई पूछेगा भी नहीं? ये एक ज़िंदगी की रीत है। आई थिंक आपको साल दर साल, फिल्म दर फिल्म, आपके हिसाब से शो पर शो, ऑडियंस को हमेशा याद दिलाना पड़ता है कि आप कुछ डिज़र्व करते हैं। वही आपको ड्राइव करता है। तो वो हमेशा तभी वो फिल्म के साथ मेहनत आप करनी पड़ती है आपको, क्योंकि टॉप ऑफ द माइंड हमेशा ऑडियंस के दिमाग में रहना बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ मेरी फील्ड में नहीं, हर एक फील्ड में ऐसा ही है। जहाँ पर रील का ज़माना है, जो लोग 15 सेकंड में लोग बोर होकर आगे चले जाते हैं, तो आपको ऐसी फिल्म में ऐसी चीज़ें, ऐसा म्यूज़िक
करना ज़रूरी है जहाँ पे आप रेलेवेंट हो और जो टॉपिकल हो। कभी कभी आप ज़माने से आगे चले जाते हैं, कभी ज़माने से पीछे रह जाते हैं, वो रेस हमेशा बनी रहेगी। लेकिन ये है कि पिछले 10 साल में ऐसे ऐसे रोल करने का मौका मिला है कि फिल्मोग्राफी काफ़ी हैरतअंगेज सी बन गई है कि मुझे कभी सोचा नहीं था कि मैं पहली फिल्म में स्पर्म डोनर बनूंगा, या फिर कभी ऐसा नर बनूंगा जो इश्क में पागल हो, या फिर नर ही नहीं नारी भी बनूंगा, या ऐसा व्यक्ति बनूंगा जो अपनी बीवी को गर्भवती होने में शायद करने में सक्षम ना हो, या फिर उसकी माँ ही गर्भवती हो जाती है। तो ये 10 साल में इतने हैरत अंगेज कारनामे मैंने फिल्मों के जरिए किए हैं, तो मुझे लगता है एक फिल्मोग्राफी बहुत यूनिक बन चुकी है। तो वैसा डर नहीं लगता जब तक एक एक्सपेरिमेंट करने की जो अंदर से इच्छा है, कुछ अलग करने की इच्छा है, जब तक वो जिंदा है तब तक डर नहीं लगता। कुछ ऐसी चीज देख के जो सक्सेसफुल हो रही है वो देख के डर लगे कि अरे ये तो मैं कर नहीं पाऊंगा, ये वाला जॉनर कैसे चल पड़ा? हर एक जॉनर की स्पेस है। सबसे खूबसूरत बात 2023 की ये रही है कि हर तरह की फिल्में चली हैं। चाहे वो बड़ी फिल्म एनिमल हो, चाहे वो सीक्वल्स हो, ओ माय गॉड 2, गदर 2, मेरे केस में ड्रीम गर्ल 2, या छोटी फिल्म 12th फेल हो। अभी तक ये धारणाएं बनी हुई थी कि छोटी फिल्में नहीं चलेंगी, लेकिन छोटी फिल्में तभी चल सकती हैं अगर वो बहुत ही अच्छी हों। छोटी फिल्मों का बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। कमर्शियल फिल्में अगर आप थोड़ी सी भी अच्छी हो तो चल जाती हैं। तो ये हमें हम अपने फॉर्मूलाज लगाते रहते हैं हर साल। 2023 वॉज ब्यूटीफुल ईयर फॉर इंडियन सिनेमा। कमर्शियली बहुत बड़ा ईयर था हमारे लिए। आप एनिमल जैसी फिल्म करेंगे? कई लोग कहते हैं कि नहीं, हम ऐसी फिल्म हम नहीं करेंगे। ऐसी फिल्म आई थिंक एक एक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा चुनौती भरी फिल्म है। ये फिल्में ऐसी हैं, मतलब ऑफ कोर्स एक सबकॉन्शियस लेवल पे हमें कनेक्ट करती हैं। जैसे इंटरवल पे जब मैं एनिमल देख के निकला था तो एक एवरेज 20-year-old ऐसे चल रहा था कि मैं किसी को फोड़ दूं। तो ये ऐसे इस लेवल पर फिल्म आप पे तभी तो कई एक्टर्स कहते हैं सोशली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, हम नहीं करेंगे। देखो, सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फिल्में मैंने की हैं, लेकिन उसके अलावा कभी कभी आप कुछ फिल्में करते हैं कमर्शियल रीजंस के लिए, कभी कभी आप फिल्में करते हैं कि अपने अंदर का जो एक्टर है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। जब तक मेरी फिल्मों में किसी किरदार को ग्लोरीफाई नहीं किया जाता तब तक मैं वैसी फिल्में करता रहूँगा। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ का रियाशकी में इंटरवल तक तो मेरा कैरेक्टर नेगेटिव ही था। दम लगा के हईशा में भी 70% ऑफ द कैरेक्टर मेरा नेगेटिव था। लड़की की तरफ पूरी सिंपैथी थी, सहानुभूति थी। तो मैंने फिल्में की हैं जहाँ पर मेरा रोल नेगेटिव है पर मुझे ग्लोरीफाई नहीं किया गया। ये जो छोटे शहरों की फिल्म आपने कई कैरेक्टर्स किए, बरेली की बर्फी या दम लगा के हईशा वगैरह, ये जो छोटे शहर की खासकर यूपी के टाउन्स की जो मेंटालिटी है, ये आप सिर्फ ऑब्जर्व करके कर लेते हैं या कोई ट्रेन करता है? ये कैसे एक एक्टर में आता है? क्योंकि आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसमें तो वो वैसा सोशल मिलियो आपने देखा नहीं है। सोशल सेटअप मेरे परिवार का बहुत मिक्स्ड रहा है। मतलब मेरे ही परिवार में बहुत ही अमीर लोग भी हैं और गरीब लोग भी हैं, और कुछ इंडिया के बाहर रहते हैं, कुछ छोटे शहरों में रहते हैं, कुछ गांव में भी रहते हैं। तो वो एक्सपोजर जो बचपन से रहा है वो बहुत वर्सेटाइल रहा है। तो इसी तरह से अगर आपकी जीवन के करीब जो चीज़ें होती हैं उसको इनकॉर्पोरेट करना आसान रहता है सेलुलॉइड पर। मुश्किल तब होता है जब आपकी लिविंग एक्सपीरियंस से बहुत दूर कैरेक्टर या स्क्रिप्ट आपको मिल जाए, तब मुश्किल होता है। जैसे अंधाधुन है या आर्टिकल 15 है, एक्शन हीरो है, तब मुश्किल होता है। वरना आप एक जगह पे जाएं, छोटे शहर में जाएं, वहाँ के लोगों से बात करें। 1 हफ्ता पहले मैं चले जाता हूँ, वहाँ के ड्राइवर से बात करता हूँ, या फिर किसी चाय की टपरी पर सुबह सुबह चले जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ। पहले तो भाषा आपकी वहाँ की हो जाए तो बेहतर है। बाकी हमारा देश बहुत ही आई थिंक हर 10 किलोमीटर बाद भाषा बदल जाती है, कल्चर बदल जाता है, और बहुत ही एक्साइटिंग लगता है मुझे। तो चलिए चलते चलते लोगों को ऐसी चीज़ दे दीजिए जो उनको याद रहे गाने के रूप में। लोग डांस बोल रहे हैं अब। डांस बिना म्यूजिक के कैसे हो पाएगा? आपके पास म्यूजिक राइट्स? नहीं, राइट्स तो फिर आप बताइए क्या करें? गाना? डांस के लिए म्यूजिक चाहिए होगा। हाँ, म्यूजिक कहाँ से लाएंगे? नो म्यूजिक, तो गाना ही गा दीजिए।
जाते जाते मैं नज़म नज़म गाना चाहूँगा अपनी फिल्म से। जी जी। ओ मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, ओ तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसे पाली किस्मत ये जानिया वे, तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। थैंक यू सो मच। हम भी कहना चाह रहे थे ठहर जा, लेकिन वक्त नहीं ठहरता। बहुत बहुत शुक्रिया आयुष्मान।